So far we were studying Cold War. And in this very Cold War, there are very important facts like what were the causes of its origin. उनको आप डायरेक्टली काजेस कहे या काजेस ऑफ ओरिजिन कहे एक ही बात है। और इसके साथ साथ हमने इसमें इसका नेचर देखा और नेचर के साथ साथ हमने वहां पे एक और चीज देखी और उसको हम कहते हैं एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। अब यहां पर जो बात है, इन एरिनाज में कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस किए। सो आप लोगों ने फिर बताया कि जो कोरियन क्राइसिस थे, कोरियन क्राइसिस 1950 से लेके 53 तक हुए। इस दौरान क्या हुआ? नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है ये कैपिटलिस्ट था या अब भी कैपिटलिस्ट है, और जो नॉर्थ कोरिया है ये कम्युनिस्ट है। और यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे जो चाइना प्लस रशिया था वो दोनों बैक कर रहे थे नॉर्थ कोरिया को, और जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वेस्ट यानी यूएस बैक्ड वर्ल्ड जो था वो बैक कर रहा था साउथ कोरिया को। रशिया और चाइना ने नॉर्थ कोरिया की मदद करके नॉर्थ कोरिया ने थोड़ी सी मूवमेंट की, मोशन की, और इसने चाहा कि साउथ कोरिया पे मैं काबिज हो जाऊं, साउथ कोरिया के एरिया पर कम्युनिज्म फैले और हम उसके बादशाह बने। तो रशिया और चाइना ने यानी सोवियत यूनियन और चाइना ने नॉर्थ कोरिया को बैक किया, सपोर्ट किया। लेकिन इसी दौरान साउथ कोरिया की मदद के लिए वेस्टर्न पावर्स आ गए। बिलाखिर फिर यूएन ने इंटरवेंशन किया और इनके बीच बाउंड्री लाइन ड्रा कर दी गई, और उस बाउंड्री लाइन के एक साइड साउथ कोरिया और दूसरे साइड नॉर्थ कोरिया। और जो बाउंड्री लाइन इनको सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं 38 पैरेलल। 38 So the boundary line that is separating North Korea from South Korea is called as 38 parallel. 38 parallel. तो ये एक एरिना था कोल्ड वार का। बहुत सारे एरिनाज थे लेकिन उनमें ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला एरिना था जो 50 और 53 के बीच हुआ, और इसको कहते हैं कोरियन क्राइसिस। कोरियन क्राइसिस। अब यहां पर जो बात होती है, देखो, वर्ल्ड वार सेकंड 1939 to 45 और इस 1945 से लेके 1991 तक क्या रहता है? कोल्ड वार। ये जनरल सी बात है कोल्ड वार के बारे में, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि कोल्ड वार के फिर पार्ट्स रहे। जब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं तो ये पार्ट्स में आ जाता है। 1945 से लेके 1969, फिर 1969 से लेके यानी 1970 कहे या 1969 कहे टिल 1979, फिर 1979 टू 85, फिर 1985 टू 1990 या 1991। अब देखो यहां तक रहा कॉन्फ्लिक्ट। जब कॉन्फ्लिक्ट रहा तो चल रहा था कोल्ड वार। जब हम नेचर पढ़ रहे थे कोल्ड वार का तो आपने देखा वहां पर कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, कॉपरेशन भी रही, लेकिन वर्ल्ड वार 3 या डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं हुई। तो इसी तरह जो कोल्ड वार 1945 से 69 तक रहा ये कॉन्फ्लिक्ट से भरा रहा। उसके बाद दोनों पावर ब्लॉक्स ने चाहा कि हम आपस में कॉपरेशन करें, टेंशन को ईज करें, रिलैक्स करें, या ईजिंग या रिलैक्सिंग ऑफ टेंशन को क्या कहते हैं? वो फ्रेंच टर्म जो मैंने बोली थी, DE
TENTE, डिटेंट, ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है रिलैक्सेशन और ईजिंग ऑफ टेंशन। तो यही टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी कोऑपरेशन हो जाती है, तो डिटेंटी आ जाता है वजूद में। डिटेंटी का मतलब है ईजिंग ऑफ टेंशन, तो टेंशन रिलीज हो जाती है थोड़ी सी 70 से लेके 79 तक। इस दौरान कुछ ट्रीटीज साइन की जाती है, जैसे साल्ट फर्स्ट, साल्ट सेकंड, 1972, 1979। तो ये वो दौर है जब थोड़ी सी यूएस और यूएसआर के बीच कॉपरेशन आ जाती है, तब इसको कहा जाता है डिटेंटी, ईजिंग ऑफ टेंशन। साल्ट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। आपके पास जो हथियार है उनको आप लिमिटेड वे में बनाएं, उनको आप लिमिटेड वे में बनाएं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। तो 45 से 69 तक कॉन्फ्लिक्ट रहा, 69 से 79 तक, यानी 70 से 79 तक थोड़ी सी कॉपरेशन हुई, टेंशन कम हुई, तो उसको कहते हैं डिटेंटी। उसके बाद आपको पता होगा जो यूएसएसआर का जो इंटरवेंशन रहा अफगानिस्तान में, 1979 में सोवियत यूनियन ट्रूप्स घुसे अफगानिस्तान में, उससे अमेरिका नाराज हुआ। तो ये कॉपरेशन जो होने लगी थी, डिटेंट जो होने लगी थी, ये डिटेंटी फिर से बदल गई कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जब होता है 1979 से, तो यहाँ पर फिर से कोल्ड वार होता है। अगर यहाँ पर भी कोल्ड वार था, अब ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन के बाद फिर से कोल्ड वार हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है न्यू कोल्ड वार। इसको कहा जाता है मतलब फिर से कोल्ड वार। अब 1985 के बाद यूएसएसआर बढ़ जाता है डिसइंटीग्रेशन की ओर, बहुत सारे उसके जो देश है वो आज़ाद होने लगते हैं, और इधर से जर्मनी भी यूनाइट होने लगता है। तो इधर से रशिया का एक, यूएसएसआर का एक लीडर आता है, मिखाइल गोर्बेचो। वो यूएसएसआर में रिफॉर्म्स करता है, लेजिस्लेशंस करता है कि हमने दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहिए, सिर्फ कम्युनिस्ट्स के साथ नहीं बल्कि कैपिटलिस्ट्स के साथ भी ट्रेड करना चाहिए। उसने कुछ टर्मिनोलॉजी दी, तो वो भी रीजंस माने गए, फिर लेटर ऑन की यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई। तो यहाँ पर जब गोर्बेचो आया 1985 के दौरान, तो इसने चाहा कि हम बाहरी दुनिया के साथ ताल्लुकात ठीक करें, यानी वेस्ट के साथ ताल्लुकात ठीक करें। इसलिए ये जो कॉपरेशन के बाद ये 5 साल फिर से जो यूएसएसआर के ट्रूप्स अफगानिस्तान में गए, टेंशन फिर से बढ़ी, कॉन्फ्लिक्ट फिर से बढ़ा, तो उसको कहा गया न्यू कोल्ड वार। अब जब गोर्बेचो 85 में आया यूएसएसआर का लीडर बनने, फिर जर्मनी का को एक साथ बनाया, मतलब मिलाया गया, यूनाइट किया गया, बर्लिन वॉल को गिराया गया, यूएसएसआर को टुकड़े होने लगे, और गोर्बेचो ने रिफॉर्म्स किए कि हमने वेस्ट के साथ रिलेशन ठीक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर से कोऑपरेशन होने लगी। जब कोऑपरेशन होने लगी, तो कोऑपरेशन जब टेंशन खत्म होती है तो उसको कहते हैं डिटेंटी। लेकिन देखो फर्क क्या है, जो ये पहला वाला डिटेंटी था, इट वाज आफ्टर कोल्ड वार टिल 1969। लेकिन फिर D20 के बाद 80 से लेके 85 तक फिर से कोल्ड वार हुआ, जिसको कहा गया न्यू कोल्ड वार। अब जबकि कोल्ड वार के बाद D20 हुई, तो फिर न्यू कोल्ड वार आया, तो न्यू कोल्ड वार के बाद फिर से D20। लेकिन अगर ये कोल्ड वार था तो ये D20 थी, अगर ये न्यू कोल्ड वार था तो ये न्यू D20 है। ये क्या है? न्यू D20। तो न्यू D20 1985 से लेके 1991 तक चलती रही। तो ये कोल्ड वार की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप याद रखें, ये क्रोनोलॉजिकली डायरेक्टली कोल्ड वार रहा 1945 से लेके 1991 तक। लेकिन जब हम इसके टुकड़े करते हैं, पार्ट्स करते हैं, तो 45 से 69 तक डायरेक्टली रहा पहले कॉन्फ्लिक्ट, 69 यानी 70 से 79 कॉपरेशन होने लगी, जिसको हम डिटेंटी कहते हैं। फिर 79 से 85 तक फिर से कॉन्फ्लिक्ट रहा, फिर से कॉन्फ्लिक्ट रहा, तो न्यू कोल्ड वार माना गया उसको। उसके बाद 85 से 1991 तक फिर ये कॉपरेशन होने होने लगी, तो उसको कहा गया न्यू डिटेंटी। तो डिटेंटी जो है इसका मतलब है रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। तो रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन 2 बार हुई, 69 से 79 और 85 से 90। ये फ्रेंच टर्म है। उसके बाद जो कोल्ड वार होता है, इसमें दो
सुपर पावर्स होते हैं यूएस प्लस यूएसएसआर। इसलिए इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? व्हेन देयर आर टू centers of power. That very phenomenon is known as bipolarity. Bipolarity. Bi means two, polarity means centers of power. So when there are two centers of power, that is known as bipolarity. ये bipolarity रही कब से कब तक? 1945 से लेकर 1991 तक, जब तक डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जो ही डिसइंटीग्रेशन होती है तो बाइपोलरिटी चेंज होती है किसमें? क्योंकि यूएस प्लस यूएसएसआर थे। अब यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ वहां रहा एक ही, वो है यूएस, तो इसलिए बाइपोलरिटी चेंज होती है किसमें? यूनिपोलरिटी में। बाइपोलरिटी चेंज होती है यूनिपोलरिटी में। लेकिन ये जो बाइपोलरिटी है, मतलब 1945 से 1991 तक, इसको दो चैलेंजेस होते हैं। क्या होते हैं ये चैलेंजेस? क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जो ही वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ तो बहुत सारे देश जो है उन्होंने ज्वाइन किया यूएस का ब्लॉक, और कुछ देश ने ज्वाइन किया यूएसएसआर का ब्लॉक। लेकिन कुछ देश ऐसे निकले जिन्होंने न ही यूएस को ज्वाइन किया, न ही यूएसएसआर को ज्वाइन किया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला अभी अभी हम आज़ाद हुए, अगर हम फिर से यूएस और यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे, दैट मीन्स हमारी ये जो अभी अभी आज़ादी मिली ये खत्म हो जाएगी, ये टेम्पोरेरी रहेगी, फिर हम इनके तहत रहेंगे, गुलाम यूएस और यूएसएसआर के। इसलिए उन्होंने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। तो उन्होंने तीसरा ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप को हम कहते हैं नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये नैम स्टैंड्स फॉर separation from bloc politics or separation from military blocs. So separation from military blocs, US and USSR. वो कंट्री जो अभी अभी आज़ाद हुई, उन्होंने कहा हमने अपनी आज़ादी मेंटेन रखनी है, हमें अभी किसी का गुलाम अब नहीं बनना है। तो उन्होंने तीसरा ग्रुप खड़ा किया, उसको हम कहते हैं नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस पहले ही हुई, और 1955 में इसकी पॉपुलर बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुई, और ये फाइनली वजूद में आ गया। तो ये क्यों चैलेंज था बाइपोलरिटी के लिए? क्योंकि इसमें कुछ कंट्रीज पहले 22 या 25 अफ्रीकी एशियाई देश आ गए जिन्होंने ये ब्लॉक्स ज्वाइन नहीं किए, जो डायरेक्टली नेम में आ गए, और धीरे धीरे इसकी मेंबरशिप बढ़ती गई 122, और करंटली 120 या 22 इसकी मेंबरशिप है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसलिए माना जाता है चैलेंज क्योंकि वो कंट्रीज जिन्होंने ज्वाइन यूएस और यूएसआर नहीं किया वो इसी नेम में आ गए, इसलिए इसको माना गया चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। अब नेम के रिलेटेड एक अहम इंफॉर्मेशन है। जो नेम है इसके फाउंडिंग फादर्स मोस्टली 3 है। फाउंडिंग फादर्स इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट से कलोनल नासिर, और यूगोस्लाविया से मार्शल टीटो। ये 3 मेन फाउंडिंग फादर्स हैं नेम के। इसके अलावा सुकार्नो इंडोनेशिया से, और एनक्रूमा गाना से, एक अफ्रीकी कंट्री है। तो मोस्टली जो नेम के फाउंडिंग फादर्स है वो ये 3 हैं। उनके साथ साथ और कंट्रीब्यूशन है सुकार्नो का इंडोनेशिया से, और घाना से एनक्रूमा का। तो दीज आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेम, और इनका मकसद यही था नेम में वो कंट्रीज आएंगी जो ब्लॉक पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो नेम को माना गया एक चैलेंज। अब ये नेम क्यों बनाया इन्होंने? एक तो ब्लॉक पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी है, दूसरा टू स्टैंड अगेंस्ट
imperialism, colonialism, to stand against human rights violation, to promote nuclear non proliferation, मतलब हथियारों की रोकथाम करनी है, हथियार नहीं बनाने हैं, to promote peaceful relations between nations, to stand against terrorism, एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से नए वजूद में आ गया, जैसे इम्पेरियलिज्म, जागीरदारी, ये क्या कहते हैं इसको, काबिज होना किसी पे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन रोकनी है, किसी के कब्जे के खिलाफ आवाज उठानी है, किसी के हक में आज़ादी के लिए बात करनी है, हथियारों की रोकथाम करनी है जिसको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कहते हैं, पीसफुल रिलेशंस प्रमोट करने हैं, डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करना है, आपने किसी भी तरह की जो टेररिज्म है उसके खिलाफ खड़ा रहना है। ये सारी चीजें हैं जिनके लिए नेम वजूद में आ गया। इसीलिए नेम को माना जाता है चैलेंज टू बाइपोलरिटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश ज्वाइन हो गए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि नेम जो है ये आइसोलेशन है, तो कहा जाता है नेम आइसोलेशन नहीं है, नेम तन्हाई नहीं है, क्योंकि अगर ये तन्हाई होती तो इसमें वो देश नहीं आते जो दुनिया में ट्रेड करते हैं। अगर ये तन्हाई होती तो नेम कंट्रीज जो है ये आपस में रिलेशन नहीं रखते। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, क्या नेम आइसोलेशन के बगैर अब न्यूट्रलिटी है? न्यूट्रलिटी वो है अगर आपके हमसाये को कुछ होता है तो आप टस से मस नहीं होते हो। लेकिन कहा गया कि नेम आइसोलेशन के साथ साथ अब न्यूट्रलिटी भी नहीं है। क्यों नहीं है न्यूट्रलिटी? क्योंकि नेम न्यूट्रलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जब कोरियन क्राइसिस हो रहे थे या यूएस प्लस यूएसएसआर आपस में लड़ रहे थे तो नेम कंट्रीज इनके बीच इंटरफेयर करके इनको आमादा करते थे पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए। तब ये बात जब आती है कि नेम कंट्रीज ने इनके बीच सलाह करने की कोशिश की तो वहां पर हम कहते हैं नेम इज नॉट न्यूट्रलिटी, नेम इज नॉट न्यूट्रलिटी। सो नेम पहला चैलेंज था बाइपोलरिटी को, और दूसरा चैलेंज जो बाइपोलरिटी को हुआ वो इसको हुआ इकोनॉमिक चैलेंज, दैट इज नोन एज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, मिड 1970s। 1974 में तकरीबन यूएन जनरल असेंबली का इजलास होता है और वहां पर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात होती है। ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर दूसरा चैलेंज होता है बाइपोलरिटी को। क्यों? क्योंकि इसमें होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इसमें होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो हमारे रॉ मटेरियल इम्पेरियलिस्ट पावर्स लेते हैं उन रॉ मटेरियल्स पर हमें ओनरशिप राइट्स मिलनी चाहिए। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्रोडक्ट है उसको जो मार्केट है वो वेस्टर्न यानी वेस्ट में मिलना चाहिए। उसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू पुअरेस्ट कंट्रीज मिलना चाहिए। ओनरशिप राइट्स हमें अपने रिसोर्सेज पे मिलने चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स को बाहर का डेवलप्ड वर्ल्ड का मार्केट मिलना चाहिए और हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ international economic institutions like IMF, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा। तो ये न्यू के मेंबर्स कहते हैं ओनरशिप राइट्स मिलने चाहिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी अपने रिसोर्सेज पर, रॉ मटेरियल्स पर। हमारे प्रोडक्ट्स को बाहर का डेवलप्ड मार्केट मिलना चाहिए और हमें
टेक्नोलॉजी भी बाहर से मिलनी चाहिए। उसके साथ-साथ रद्द-बदल करना चाहिए IMF, वर्ल्ड बैंक में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि इनमें जो प्रिंसिपल्स है वो ज़्यादातर प्रमोट करते हैं इंटरेस्ट अमीरों का, गरीब कंट्रीज़ का नहीं। इसलिए वो चाहते हैं इसमें रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, रद्द-बदल होना चाहिए। हमें भी रो वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। तो ये नैम और नियो, इसमें मोस्टली जो कंट्रीज़ आ गई, वो थर्ड वर्ल्ड की आ गई, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन, इन 3 कॉन्टिनेंट से कंट्रीज़ जो है, वो नियो और नैम को जॉइन करते हैं। और ये तीनों कॉन्टिनेंट्स को माना जाता है कौन-सा वर्ल्ड? थर्ड वर्ल्ड। अब यहाँ पर बात ये है, जो फर्स्ट वर्ल्ड है, वो है यूएस, जो सेकंड वर्ल्ड है, वो है यूएसएसआर। यूएस और यूएसआर फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड। तो थर्ड वर्ल्ड है एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो ये चैलेंजेस होते हैं बाइपोलैरिटी को। तो इन चैलेंजेस के बाद वहां पर एक और बात होती है, वो ये होती है, अब कोल्ड वार जो है ये खत्म, कोल्ड वार जो है ये खत्म हो गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट यानी इफेक्ट इसका क्या रहता है? इफेक्ट ऑफ कोल्ड वार क्या रहता है? जब हम इफेक्ट ऑफ कोल्ड वार देखते हैं तो इसमें क्या आता है, 2 पावर ब्लॉक्स थे, 2 पावर ब्लॉक्स या मिलिट्री ब्लॉक्स थे। जब 2 ब्लॉक्स थे, उस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? बाइपोलैरिटी वाज देयर। ये दोनों मिलिट्री और हथियार बढ़ा रहे थे, सो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर वेपन्स रेस वहां पर थी, और इसके साथ साथ इंक्रीज्ड मिलिट्री पावर भी वहां पर था। उसके साथ साथ इस कोल्ड वार का इफेक्ट ये भी रहा, इट वाज वेरी हार्ड। हार्ड कहें या डिफिकल्ट कहें, टू मेंटेन, शाबाश, क्या? टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, दुनिया का अमन कायम करना बहुत मुश्किल हो रहा था कोल्ड वार के दौरान, क्योंकि दहशत फैली हुई थी, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ टेरर। बैलेंस ऑफ टेरर, चाहे आप मिलिट्री बढ़ाएं, हथियार बढ़ाएं, खौफ ही फैल रहा था। लेकिन इस कोल्ड वार के दौरान राइज हुआ किसका? राइज ऑफ नेम, राइज ऑफ नियो। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो है वो क्या हुआ कोल्ड वार का? सबसे बड़ा और पॉजिटिव फायदा, इट मेड इट पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड टू अवॉइड व्हाट? शाबाश, टू अवॉइड वर्ल्ड वार, टू अवॉइड वर्ल्ड वार। तो ये इम्पैक्ट इफेक्ट है कोल्ड वार का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया ये टॉपिक खासा डेप्थ है। इफेक्ट ये रहता है, 2 पावर ब्लॉक्स थे, यूएस एंड यूएसएसआर। बाइपोलैरिटी थी, 2 सेंटर्स ऑफ पावर, यूएस एंड यूएसएसआर, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। कोल्ड वार का फायदा ये हुआ, डायरेक्ट वर्ल्ड वार अवॉइड हुआ, बच गए उससे, तीसरी आलमगीर जंग से। लेकिन इंक्रीज हुई न्यूक्लियर वेपन्स रेस, हथियारों की जो है दौड़ वो बढ़ती गई, मिलिट्री पावर भी बढ़ता गया, इसीलिए दुनिया में अमन कायम करना खासा मुश्किल हो रहा था, तो दहशत फैल रही थी, और कुछ नए फोर्सेस ग्रुप्स वजूद में आए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये इफेक्ट है कोल्ड वार का।